हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो जेएसएससी सीजीएल के हिंदी सिलेबस के अनुसार है और आज हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त को। जैसे कि हमें पढ़ना है बहुत सारे कवियों के बारे में, जिसमें मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हैं, तो और भी कवि हैं। तो धीरे धीरे मैं सबको कराऊंगी। तो आज है मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना हमें। इस वीडियो में हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो उसी के हिसाब से मैंने ये मटेरियल तैयार किया है और ये वीडियो उसी को ध्यान में रखकर मैं बना रही हूँ। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और एक बात कि यदि आप हिंदी के बुक को लेकर के परेशान हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि डॉक्टर नगेंद्र का है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आपको सारी रचनाओं के बारे में, कौन सी रचनाएं किस ईस्वी को की गई हैं, कि कौन सी रचना किसकी है, सब कुछ दिया हुआ है। कहीं एक बुक यदि आपके पास है वो, तो आपको हिंदी साहित्य के लिए परेशान होना नहीं होगा और वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। है बहुत मोटी सी बुक, लेकिन आप उसको जब खोल के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो यदि वो बुक आपके पास है तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी है, और दूसरे किताबों के पीछे आप पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो बुक आपके पास है तो आपको किसी भी परीक्षा में यदि हिंदी के बारे में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो एक ये बात थी। अब हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो कवि मैथिली शरण गुप्त को हम कैसे जानते हैं या किस रूप में जानते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी 1901 एक महत्वपूर्ण साल है हिंदी साहित्य के इतिहास में। क्योंकि इस 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो 1901 से लिखना शुरू करते हैं और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद तक, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद तक वो लिखते रहते हैं। तो कविवर मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको पूछा जा सकता है कि चीरगांव किसका जन्म स्थान है या चीरगांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश, झांसी में है। कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। माता पिता वैष्णव धर्म को मानते थे, जिसका प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर भी पड़ा और इनकी रचनाओं में भी इनका पालन पोषण का साफ असर देखा जा सकता है। इनकी रचनाएं साकेत, हिडिंबा, तो इस सब में जो है इनका ये वैष्णव धर्म आपको दिखेगा। गुप्त जी के काव्य गुरु की बात करें तो काव्य गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक भी थे। 1901 में जिस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही इन्होंने अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, यानी कि इन्हें लिखने का कार्य प्रारंभ किया। इनकी प्रथम कविता, मैं यहाँ कविता कह रही हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रथम कविता हेमंत सरस्वती में छपी थी। इसके बाद इसकी कविताएं लगातार सरस्वती में छपती रहीं। लेकिन इनका एक मुक्तक काव्य है जहाँ से इनको प्रसिद्धि मिलती है, जो 1909 में रंग में भंग नाम से है। तो उनकी प्रथम महत्वपूर्ण रचना आप कह सकते हैं। हेमंत में इनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। 1909 में जो
प्रकाशित हुई रंग में भंग, वो भी मुक्तक काव्य है, तो उससे इनको प्रसिद्धि मिली। लेकिन कविता की बात करें तो हेमंत है इनकी पहली कविता, जो कि सरस्वती में छपी थी, और इसके बाद इनकी कविताएं लगातार सरस्वती में छपती रहीं। सन 1952 से सन 1964 तक वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे, सन 1955 में राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, सम्मानित किया, सन 1955 में। तो आपको यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि वो राज्यसभा के सदस्य कब से कब तक रहे, तो 1952 से लेकर 1964 तक। पद्म भूषण की उपाधि उन्हें कब मिली, तो 1955 में मिली। इनका निधन कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1964 को इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, तो प्रबंध काव्य है साकेत, जय भारत। आपको ऐसे प्रश्न, पहले तो रचनाओं के नाम पूछे जा सकते हैं कि साकेत किसकी रचना है या जय भारत किसकी रचना है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि साकेत किस प्रकार का काव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, चंपू काव्य है, मुक्तक काव्य है, तो आप कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य है। तो इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। तो प्रबंध काव्य है साकेत और जय भारत। खंड काव्य है इनका जयद्रथ वध, पंचवटी, प्रदक्षिणा, वक्संहार, सरेंद्री, नहुस, विष्णुप्रिया, हिडिंबा, गुरु तेग बहादुर, विकट भट्ट, सिद्धराज, रत्नावली और पृथ्वीपुत्र। चंपू काव्य इनका यशोधरा है। मुक्तक काव्य भारत भारती, रंग में भंग, किसान, हिंदू, गुरुकुल, झंकार, मंगल घाट, कुणाल गीत, उच्छावास, त्रिफतगा। नाटक है काबा और करबला, अर्जन और विसर्जन। मैथिली शरण गुप्त को इन्होंने जैसे नाटक की भी रचना की है, लेकिन इनको कवि के रूप में ही अधिक प्रसिद्धि मिली है। नाटक है इनका काबा और करबला, अर्जन और विसर्जन। गीति नाट्य है अनघ लीला। अनुवाद इन्होंने किया है मेघनाद वध का, वृत संहार का, पलासी का युद्ध, वीरांगना, स्वप्नवास दत्ता, रुबाहित, विरहिणी, ब्रजांगना, प्रतिमा, अभिषेक। तो फ्रेंड्स, इनका एक और विशेषता रहा है कि ये पौराणिक कथाओं के ऐसे, महाभारत हो, रामायण हो, उनके ऐसे पात्रों को अपने काव्य का विषय बनाते रहे जो कि उस ग्रंथ में या उस काव्य में, रामायण रहे, महाभारत रहे, वहाँ वो उपेक्षित रह गया। कौन रह गया, तो साकेत में उर्मिला का आप एक तरह से काव्य, विरह काव्य कह सकते हैं। तो उर्मिला जो है, रामायण में उर्मिला के मन में क्या चल रहा था, या उर्मिला की बात कोई नहीं करता, लक्ष्मण, राम, सीता की बात सभी करते हैं, रावण की बात करते हैं, लेकिन उर्मिला को के मन को जो है यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने व्यक्त किया है। उसी प्रकार महाभारत का एक पात्र है हिडिंबा, जो कि उपेक्षित रह गया वहाँ, तो इस पात्र को भी इन्होंने अपने रचना में शामिल किया और उसे उभारा, उस पात्र को उभारा। तो ये एक मैथिली शरण गुप्त की एक विशेषता रही है। अब इनके कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ हम देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कि कुछ पंक्तियों को देखते हैं हम। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आँखों में पानी। ये भी पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। तो इनकी रचना है सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ की बाधा पाते। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये ऐसे पात्रों को ढूंढ के अपने काव्य का नायक या नायिका बना देते हैं जो कि उपेक्षित रह गया। जैसे कि गौतम बुद्ध की पत्नी जो है यशोधरा पे इन्होंने यशोधरा लिखा, तो वो इतनी अच्छी उसकी अभिव्यक्ति की है
तो ये सिर्फ मैथिली शरण गुप्त ही कर सकते थे। इन्होंने यशोधरा में किया, जो कि इनका चंपू काव्य है। आप ध्यान में रखिएगा, गीति नाट्य, नगलीला, अनुवाद, मुक्तक काव्य कौन कौन सा है, चंपू काव्य कौन कौन सा है। तो भारत भारती, रंग में भंग, किसान, ये जो 3 हैं, और एक ये मुक्तक काव्य हैं। और चंपू काव्य, यशोधरा जो है, ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हैं, जिनको आप इनके रचना वर्ष के साथ याद कर लीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। गुप्त जी के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो मूल स्वर इनका रहा है राष्ट्रीय नवजागरण, जो कि हमको देखने को मिलता है जयद्रथ वध, भारत भारती, रंग में भंग इस रचना में देखने को मिलता है। किसान जीवन का उल्लेख मिलता है इनके कहाँ? तो किसान, जो कि एक खंड काव्य है उसमें, और भारत भारती की में भी देखने को मिलता है। और एक है नारी भावना। नारी भावना साकेत में, यशोधरा में, जयिनी में और हिडिंबा में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मैथिली शरण गुप्त जी के जीवनी कहें या उनकी रचनाओं के बारे में कहें, उनके ये वीडियो आपको हेल्प करेगी JSSC CGL के एग्ज़ाम में। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।